हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि बीकॉम 5th सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 कर रहे थे। ठीक है, कीमत प्रक्रिया, मांग तथा पूर्ति विश्लेषण सेकंड चैप्टर का नाम था। ठीक है, तो ये हमारा 3rd पार्ट रहने वाला है और ये लास्ट वीडियो होगी चैप्टर 2 की। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्ति तालिका। पूर्ति तालिका क्या होती है? पूर्ति तालिका या पूर्ति अनुसूची एक दी गई समय अवधि में विभिन्न कीमतों के स्तर पर एक वस्तु की पूर्ति की जाने वाली विभिन्न मात्राओं को दर्शाने वाले एक तालिकापूर्ण विवरण होता है। ठीक है, पूर्ति तालिका है ना, 2 प्रकार की होती है। पहला होता है व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और दूसरा होता है बाजार पूर्ति तालिका। व्यक्तिगत पूर्ति तालिका क्या होती है? व्यक्तिगत पूर्ति तालिका से अभिप्राय उस तालिका पूर्ण विवरण से होता है जो कि एक वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को दर्शाता है जिन्हें एक उत्पादक एक निश्चित समय अवधि में कीमत के विभिन्न स्तरों पर बेचने को इच्छुक होता है। ठीक है, तो ये होता है व्यक्तिगत पूर्ति तालिका। व्यक्तिगत पूर्ति तालिका, यहाँ पे कीमत आएगा और यहाँ पे एक्स वस्तु की पूर्ति की मात्रा आएगी। ठीक है, कीमत होगा 1 2 3 4 5 और एक्स वस्तु की पूर्ति जो होगी 5 10 15 20 25 है ना। 1 पर 5, 2 पर 10 और 3 पर 15, 4 पे 20, 5 पे 25। ठीक है, जैसे कि तालिका में दिखाया गया है, एक्स वस्तु की पूर्ति की मात्रा कीमत वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। कीमत में जितनी वृद्धि होगी पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि हो रहा है। देखिए आप, 1 से 2 3 4 5 हो रहा है, यहाँ पे 5 10 15 20 25 हो रहा है। ठीक है, 1 रुपये कीमत पर उत्पादक एक्स वस्तु की 5 इकाइयाँ बेचने को तत्पर होता है। जब कीमत बढ़कर 2 रुपये हो जाता है तो पूर्ति बढ़कर भी 10 इकाई हो जाती है। ठीक है, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र क्या है? देखिए, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र से अभिप्राय व्यक्तिगत पूर्ति तालिका से तालिका के ग्राफीय प्रदर्शन से होता है। ठीक है, ये व्यक्तिगत पूर्ति तालिका इस तरीके से बनेगा, आपको दिख रहा हो शायद। देखिए, ये इस तालिका से हमें बनाना है। देखिए, जो ऊपर हमें तालिका जो हमने अभी बनाया था, इस तालिका की मदद से हमें व्यक्तिगत पूर्ति वक्र बनाना है। ठीक है, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र तो कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या लेना है? कीमत 1 2 3 4 5 है, आपको शायद दिख रहा हो। कीमत 1 2 3 4 5 है और यहाँ पे पूर्ति की मात्रा इकाई में है 5 10 15 20 25 है। ठीक है, जिस तरीके से मैं उस टेबल में दे रखा है, एक कीमत पर 5 इकाई जो है पूर्ति हो रही है, तो 1 पर 5। ठीक है, एक कीमत 5, फिर 2 पे 10 था, 3 पे 15 था, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, और फिर 4 पे 20 था, 5 पे 25 था। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क बनेगा जिसे हम SS नाम देंगे। ठीक है, पूर्ति वक्र SS को दिए गए बिंदुओं को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जितने भी बिंदु हमने ड्रॉ किए थे उन सबको अगर हम मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? पूर्ति वक्र, जो कि SS मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक संभव कीमत पर एक मात्रा है जिसे फर्म बेचने को इच्छुक है। सभी बिंदु A से E को मिलाने पर ऊपर की ओर उठता हुआ एक वक्र प्राप्त होता है जिसे हम SS वक्र कहेंगे। ठीक है, पूर्ति वक्र SS कीमत और पूर्ति की मात्रा के बीच धनात्मक संबंध के कारण ऊपर की ओर उठता हुआ। किस कारण? धनात्मक संबंध के कारण। ठीक है, अब आता है बाजार पूर्ति तालिका। बाजार पूर्ति तालिका क्या होता है? बाजार पूर्ति तालिका से अभिप्राय उस तालिका पूर्ण विवरण से होता है जो कि एक वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को दर्शाता है जिन्हें सभी उत्पादक एक निश्चित समय अवधि में कीमत के विभिन्न स्तरों पर बेचने के लिए इच्छुक होती है। ठीक है, इसे कीमत के प्रत्येक स्तर पर सभी व्यक्तिगत पूर्तियों के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। बाजार पूर्ति तालिका को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। देखिए, बाजार पूर्ति तालिका क्या है? SM, और ये क्या है? व्यक्तिगत पूर्ति तालिका, जिसे SA + SB के योग से प्राप्त किया जाता है। देखिए, ये टेबल है, यहाँ पे कीमत है और यहाँ पे व्यक्तिगत पूर्ति तालिका SA SB। ठीक है, मतलब परिवार भी है, और ये बाजार पूर्ति तालिका, इन दोनों को जमा करने पे हमें मिलता है। ठीक है, बाजार पूर्ति जो है ऐसे और SB को जमा करेंगे तो ये मिलेगा 15 30 40 55 और 65। ठीक है।
देखिए 1 रुपये कीमत और बाज़ार पूर्ति 15 इकाई है। जब कीमत बढ़कर 2 रुपये हो जाता है तो बाज़ार पूर्ति भी बढ़कर 30 इकाई हो जाती है। ठीक है, अतः बाज़ार पूर्ति तालिका कीमत और पूर्ति के बीच में क्या है, प्रत्येक संबंध को दर्शाता है। ठीक है, बाज़ार पूर्ति तालिका कैसे बनेगा, देखिए इसका मतलब क्या होता है। बाज़ार पूर्ति वक्र से प्राय बाज़ार पूर्ति तालिका के ग्राफिक प्रदर्शन से होता है। व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों के क्षैतिज योग से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यह है बाज़ार पूर्ति तालिका। देखो यहाँ पे कीमत आएगा रुपए में 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे क्या आएगा, पूर्ति की मात्रा इकाइयों में आएगा 10 20 30 40 50 60। ठीक है, उसके बाद जितने भी हमें टेबल में जो पॉइंट दे रखे हैं, कीमत दे रखी है और पूर्ति की मात्रा दे रखी है, उन सबको इसमें हमें ड्रॉ करना होगा। ठीक है, फिर इन लाइन को मिला देंगे तो हमें जो ये एस वक्र मिलेगा, ये क्या होगा, बाज़ार पूर्ति तालिका। ठीक है, ये SA और ये SB है। ठीक है, बाज़ार पूर्ति तालिका, बाज़ार पूर्ति वक्र पर व्यक्तिगत पूर्ति वक्र SA और SB के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बाज़ार पूर्ति वक्र SM धनात्मक ढाल वाला है क्योंकि कीमत और पूर्ति की मात्रा के बीच धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, ये होगा ये SA, ये SB। ठीक है, इन दोनों को योग करके हमें SM मिलता है। ठीक है, SM ओके। उसके बाद है बाज़ार पूर्ति वक्र अधिक चपटा होता है। सभी व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों की अपेक्षा बाज़ार पूर्ति वक्र चपटा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कीमत परिवर्तन के कारण बाज़ार पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन व्यक्तिगत पूर्तियों के आनुपातिक परिवर्तन से होता है। ठीक है, से अधिक होता है। पूर्ति वक्र ढाल क्या होता है, किसके बराबर होता है, कीमत में परिवर्तन बटे मात्रा में परिवर्तन के बराबर होता है पूर्ति वक्र ढाल। कीमत और पूर्ति के बीच प्रत्येक संबंध के कारण पूर्ति वक्र ऊपर की ओर ढाल वाला होता है, अतः ढाल धनात्मक होता है। दूसरा पॉइंट ये कीमत और मात्रा में निरपेक्ष परिवर्तन पर आधारित होता है। ठीक है, पूर्ति का नियम देखते क्या है। पूर्ति का नियम कीमत और पूर्ति की जाने वाली मात्रा के बीच प्रत्येक संबंध को बताता है। ठीक है, कीमत और पूर्ति की जाने वाली मात्रा के बीच प्रत्येक संबंध को दर्शाता है, जबकि अन्य कारक ये स्थिर रहते हैं। ठीक है, यथा स्थिर रहते हैं या नहीं स्थिर रहते हैं। पूर्ति के नियम की मान्यताएं क्या है, कुछ पहला है अन्य वस्तुओं की कीमत स्थिर रहती है। दूसरा पॉइंट ये है कि तकनीक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि उत्पादन के संसाधनों की कीमत वही बनी रहती है। ठीक है, और चौथा पॉइंट ये है कि कर नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उत्पादक के उद्देश्य पूर्ववत बने रहते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट था। पूर्ति तालिका किस तरीके से बनेगा, देखिए यहाँ कीमत है 1 2 3 4 5 कीमत लेंगे, मात्रा इकाई मिलेंगे 10 20 30 40 50। ठीक है, इस टेबल की सहायता से हम एक वक्र तैयार करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे ये। ठीक है, यहाँ पे कीमत है, यहाँ पे पूर्ति लेंगे, कीमत 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 10 20 30 40 50 क्या होंगे, पूर्ति की मात्रा। अब जो ये टेबल की सहायता से हम इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इन सभी पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें ऐसा वक्र प्राप्त होगा जो कि पूर्ति वक्र होगा। ठीक है, देखिए ऐसा पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ होता है, जो कि कीमत और पूर्ति की मात्रा के बीच प्रत्येक संबंध को दर्शाता है। ठीक है, पूर्ति के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, यह कीमत और पूर्ति की मात्रा के बीच धनात्मक संबंध को बताता है, जबकि अन्य कारक जो है स्थिर रहते हैं। ठीक है, और यह एक गुणात्मक कथन है क्योंकि यह पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन की दिशा को दर्शाता है, परंतु यह परिवर्तन के आकार को नहीं बताता। ठीक है, यह कीमत में परिवर्तन और परिणाम स्वरूप पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन के बीच अनुपातिक संबंध स्थापित नहीं करता है। चौथा पॉइंट यह है कि नियम एक पक्षीय है क्योंकि यह केवल कीमत में परिवर्तन के पूर्ति पर प्रभाव को बताता है तथा पूर्ति में परिवर्तन के कीमत के जो प्रभाव है, कीमत में जो प्रभाव है उसको नहीं बताता। ठीक है, पूर्ति के नियम के क्या कारण हो सकते हैं। पहला जो है लाभ उद्देश्य। एक वस्तु की पूर्ति करते समय उत्पादकों का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है और लागतों में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इससे उनका लाभ बढ़ जाता है। ठीक है,
दूसरा पॉइंट ये है कि फर्मों की संख्या में परिवर्तन, कीमत में वृद्धि भावी उत्पादकों को दी गई वस्तु के उत्पादन के लिए बाजार में प्रवेश करने को प्रेरित करती है ताकि वे ऊंचा लाभ जो है अर्जित कर सके। फर्मों की संख्या में वृद्धि से बाजार पूर्ति बढ़ जाती है, परंतु जब कीमत गिरने लगती है तो कुछ फर्म जो नीची कीमत पर किसी लाभ को अर्जित करने की प्रत्याशा नहीं रखती या तो उत्पादन को बंद कर देती है या कम कर देती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है स्टॉक में परिवर्तन। जब एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो विक्रेता अपने स्टॉक में से वस्तुओं की अधिक पूर्ति करने को तैयार रहते हैं, परंतु नीची कीमत पर उत्पादक जो है अपने स्टॉक में से बड़ी मात्रा को पूर्ति के लिए नहीं निकालते हैं। यह सोचकर कि भविष्य में कीमत बढ़ जाती है वे अपने भंडार में वृद्धि करने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है पूर्ति के नियम के कुछ अपवाद है। पूर्ति के नियम के अपवाद, पहला है भावी प्रत्याशा। यदि विक्रेता भविष्य में कीमत कमी की संभावना करते हैं तब पूर्ति का नियम सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस स्थिति में विक्रेता कम कीमत पर भी अधिक मात्रा बेचेंगे। यदि भविष्य में कीमत में वृद्धि होगी तब वे वस्तु की पूर्ति कम देंगे। ठीक है, और उसके बाद दूसरा पॉइंट है कृषि वस्तुएं। पूर्ति का नियम कृषि की वस्तुओं पर लागू नहीं होता क्योंकि उनका उत्पादन मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि मौसम में कोई परिवर्तन हुआ, ठीक है, परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादों का उत्पादन कम रहता है तब ऊंची कीमतों पर भी इनकी पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है नाशवान वस्तुएं। नाशवान वस्तु जैसे कि सब्जियों के फल हो गया आदि की स्थिति में विक्रेता कीमतों के गिरने पर भी अधिक मात्रा बेचने को इच्छुक होंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि विक्रेता जो है ऐसी वस्तुओं को अधिक समय तक नहीं रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट है दुर्लभ वस्तुएं। दुर्लभ या फिर कलात्मक या महंगी वस्तुएं पूर्ति के नियम के क्षेत्र के बाहर रहती है क्योंकि उदाहरण जो मोनालिसा की पेंटिंग दुर्लभ है, इसलिए इसकी कीमत बढ़ने पर भी इसे नहीं बढ़ाया जा सकता है। और उसके बाद पांचवा पॉइंट है पिछड़े देश। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश में संसाधनों के अभाव के कारण कीमत जो है बढ़ने पर भी उत्पादन और पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है पूर्ति वक्र पर चलन, यानी पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, अन्य कारकों के स्थिर रहने पर जब एक वस्तु की पूर्ति की मात्रा इसकी स्वयं की कीमत में परिवर्तन के कारण बदलती है तब इसे पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, स्वयं की कीमत परिवर्तन के कारण बदलती है तो इसे क्या कहते हैं, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ जो है इस तरीके से बनेगा। देखिए, ये था हमारा P और Q, यहाँ पे था हमारा पूर्ति वक्र। जब कीमत बढ़ा तो क्वांटिटी जो है मात्रा भी बढ़ी, और जब कीमत कम हुआ तो मात्रा भी कम हुआ, तो हमारा नया वक्र ये प्राप्त हुआ और एक ये वाला प्राप्त हुआ। ठीक है, जो ऊपर की ओर कीमत बढ़ने के कारण जो पूर्ति वक्र जो है ऊपर की ओर इसका चलन हुआ, और कीमत घटने के कारण और जो क्वांटिटी कम हो गई इसके कारण जो है पूर्ति वक्र जो यहाँ से था वो नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, देखिए ऊपर की ओर चलन, जब कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है तो पूर्ति की मात्रा भी बढ़कर OQ1 हो जाती है। इसे पूर्ति वक्र में विस्तार भी कहते हैं। ठीक है, पूर्ति में विस्तार कहते हैं जिससे पूर्ति वक्र SS पर A से B ऊपर की ओर चलन होता है। देखिए, ये जब कीमत जो है OP से OP1 हो जाता है, ठीक है, तो जो उसकी मात्रा है पूर्ति की मात्रा वो OQ से OQ1 हो जाता है। अर्थात जो ये वाला पॉइंट था हमारा A, इस पॉइंट पे था, अब ये बढ़कर कहाँ गया, B बिंदु पर। ठीक है, जो SS वक्र है ऊपर की ओर बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है नीचे की ओर चलन। मतलब नीचे की ओर चलन मतलब जब कीमत OP से गिरकर OP2 होने पर पूर्ति वक्र जो है पूर्ति वक्र की जो मात्रा है OQ से गिरकर OQ2 हो जाती है। देखिए, ये है OP से जब कीमत गिरने के कारण वो OPT हो जाती है। ठीक है, और जो उसकी मात्रा है OQ से
OQ2 हो जाती है, मतलब इधर से यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। खिसक नीचे आ जाती है, A से नीचे की तरफ है C बिंदु पर, ठीक है। A से C की ओर चलन होता है ऐसे। देखिए पूर्ति वक्र में खिसकाव, खिसकाव कब होगा? जब कीमत जो है स्थिर रहेगी, ठीक है। मतलब एक ही कीमत पर मांग या बढ़ या घट जाती है, तब उसमें क्या बोलते हैं? पूर्ति वक्र में खिसकाव बोलते हैं। और पूर्ति वक्र में जो चलन होता है वो दोनों कीमतें बढ़े या घटे, और जो पूर्ति की मात्रा है वही बढ़े घटे, तब उसमें क्या बोलते हैं? पूर्ति वक्र में पूर्ति वक्र का चलन बोलते हैं, ठीक है। अभी पूर्ति वक्र का खिसकाव है, यानी सिर्फ जो प्राइस है वो स्थिर रहने पर पूर्ति की मात्रा बढ़ या घट जाती है, उसे हम बोलते हैं पूर्ति वक्र में खिसकाव। देखो ये इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे पूर्ति की मात्रा, यहाँ कीमत आएगी। जो पहले OP जो है कीमत है वो फिक्स था, बस क्वांटिटी जो है बढ़ गई। पहले क्वांटिटी ये थी, पूर्ति की क्वांटिटी जो है, पूर्ति की मात्रा जो पहले ये थी बढ़कर ये हो गया, तो हमें नया वक्र प्राप्त हुआ S1। और जब घटकर Q2 हो जाती है तो हमें नया वक्र प्राप्त होता है S2, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पूर्ति में वृद्धि। जब पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसककर S1 पर जाता है तब पूर्ति की मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाता है, ठीक है। पूर्ति में कमी, जब पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसककर S2 पर जाता है तब पूर्ति की मात्रा OQ से बढ़कर OQ2 हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। जो चैप्टर 2 है वो फिनिश होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 करेंगे, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।